नमस्कार, मैं अनिल कुमार परिहार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान डाइट। आज के इस शैक्षणिक वीडियो में हम विषय विज्ञान चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम चैप्टर जैव विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अध्ययन के उपरांत प्रशिक्षु निम्न विषयों के बारे में जानेंगे। पहला जो हमारा शीर्षक रहेगा वो है जैव विकास और उसके संबंध में प्रमाण। दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक। तीसरा खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। और चौथा पारिस्थितिकी पिरामिड। इन बिंदुओं को क्रम से समझने के लिए सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं जैव विकास से। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैव विकास क्या है, इसकी परिभाषा करना। जैव विकास की परिभाषा आदिकालीन सरलतर जीवों में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों एवं विकास के द्वारा आधुनिकतम जटिल जीवों का विकास जैव विकास कहलाता है। इस जैव विकास को समझने के लिए सर्वप्रथम हम जीवों की कुछ समानताओं एवं विविधताओं के बारे में समझेंगे। इन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है संरचनात्मक समानता, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। संरचनात्मक रूप से हम तीन बिंदुओं का विशेषकर अध्ययन करते हैं कि समस्त जीव परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बने, यानी उनकी जो छोटी से छोटी इकाई है वो परमाणु और अणु है। और उसके बाद एक द्रव्य जो समस्त जीवों में पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बाद कोशिका का स्तर। सारे जीव कोशिका से बने रहते हैं। वे एक कोशिका से बने हो सकते हैं या वो कोशिकाओं के समूह से बने हो सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि समस्त जीव संरचनात्मक रूप से एकता रखते हैं। द्वितीय रूप में हम लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की क्रियाओं के संबंध में उनमें क्या समानता है। हमें दिखता है कि विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग गतिविधियां करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियां उनकी एक समान होती हैं। कुछ जैव क्रियाएं एक समान होती हैं। जैसे पहला है ऊर्जा का स्रोत एवं प्रवाह। समस्त जीवों में ऊर्जा ग्लूकोज के अपचयन से प्राप्त होती है। उसका एक निश्चित प्रवाह है। विभिन्न प्रकार की जैविक गतिविधियों में उसका उपयोग किया जाता है। और संतान प्राप्ति या अपनी जाति के सदस्यों में वृद्धि करना जीवों का एक समान जैविक क्रिया है जो समस्त जीवों में पाई जाती है। जैव विकास के संबंध में प्रमाण। जैव विकास के संबंध में बहुत सारे प्रमाण हैं जिन्हें हम निम्न शीर्षकों में अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे जैव विकास के संबंध में बहुत अधिक प्रमाण हमको मिलते हैं। पहला वर्गीकरण से प्रमाण। दूसरा तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। तीसरा संयोजी कणियों या संयोजी जंतुओं से प्रमाण। चौथा पूर्वजता से प्रमाण कि सबके पूर्वज समान हैं। सबके पूर्वज समान हैं। पूर्वजता से प्रमाण। तुलनात्मक भ्रूणकी से प्रमाण।
भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी एवं जैव रसायनी से प्रमाण, आनुवांशिकी से प्रमाण, जेनेटिक्स से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मों से प्रमाण। यहाँ पे हम कुछ मुख्य प्रमाणों की चर्चा करेंगे जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, संयोजी कड़ियों से प्रमाण। जंतुओं एवं पौधों के विभिन्न वर्गों के बीच में कुछ ऐसी संयोजी कड़ियां हैं जिनमें उन दोनों वर्गों या समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वायरस यानी विषाणु, जो जीवित और अजीवित, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। दूसरा चित्र है युगलीना, जो जंतुओं एवं पौधों के बीच में लिंकिंग यानी कड़ी का कार्य करता है। और चित्र में दिखाई दे रहा आर्कियोप्टेरिक्स, यह सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच में कड़ी का काम करता है। इस तरह हम चित्र में विभिन्न समूहों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करने वाले जीवों के चित्र देख सकते हैं। इसके बाद है समजात एवं समवृत्ति अंग, समजात एवं समरूप अंग। समजात का अर्थात है जिनकी मूल संरचना समान है, कार्य भले ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अंग जिनके कार्य भले ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एक समान होती है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, चीता, व्हेल और बैट यानी चमगादड़, इनके अग्रपादों की संरचना। अब अग्रपाद से संबंधित जो हड्डियां हैं, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सब में समान रूप से विकसित होती हैं, भ्रूण से समान रूप से विकसित होती हैं, लेकिन अलग अलग जंतुओं में, प्राणियों में कार्य इनके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मनुष्य के अग्र हाथों का काम पकड़ना कार्य करना है, चीता में दौड़ने का काम करना है, और व्हेल में वो स्विमिंग का काम करता है, और चमगादड़ में वो पंख के रूप में फ्लाइंग, उड़ने के लिए कार्य करता है। यानी इनके कार्य अलग अलग हैं लेकिन मूल संरचना समान है। ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। ये जैव विकास के बारे में एक मुख्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। दूसरे होते हैं समवृत्ति अंग, जो कार्य है तो समान है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर पंख, चमगादड़ का पंख, चिड़ियों का पंख एवं कीटों के पंख, संरचना में ये तीनों ही अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार से बने होते हैं, लेकिन ये तीनों ही पंख की तरह उड़ने का कार्य करते हैं। अतः कार्य करने की दृष्टि से ये समान है। ऐसे अंगों को हम समवृत्ति अंग कहते हैं। तो समजात अंग एवं समवृत्ति अंग दोनों ही जैव विकास के संबंध में एक अच्छा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके अपने एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूणकी से प्रमाण, भ्रूण के प्रमाण के संबंध में ये कहा जाता है कि भ्रूण गर्भावस्था में विभिन्न आकृतियां बदलता है। अतः उस जंतु का विकास जिन पूर्वजों से होता है वह उस तरह के भ्रूण में अपने स्वरूप को बदलता है।
उदाहरण के तौर पर मनुष्य का भ्रूण पहले मछलियों की तरह, फिर टैडपोल की तरह और फिर बंदर की तरह, इस तरह से वो अपने आकार को, स्वरूप को बदलता है और इस तरह वो अपने पूर्वजों को, इस तरह वो अपने पूर्वजों को प्रदर्शित करता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले सैलामेंडर की तरह, फिर टॉर्टोइस की तरह, फिर चिक यानी मुर्गी की तरह, डॉग काव की तरह, काल्फ यानी मेमने की तरह, रेबिट खरगोश की तरह और अंत में मनुष्य जैसा भ्रूण बन के तैयार होता है। तो ये किस तरह से भ्रूण में अपने पूर्वजों के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, ये हमें भ्रूणकी से प्रमाण मिलता है। इसके अलावा अवशेषी अंगों से प्रमाण कि जंतु में कुछ जो अंग हैं उनके अवशेष बचे हुए हैं, वह उसके पूर्वजों में कार्यकारी रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख पा रहे होंगे मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर यानी बाहरी कान की जो मसल्स हैं। अब बाकी के कशेरुकियों में ये कान को ऊपर नीचे हिलाने का काम करती हैं, लेकिन मनुष्य में अब इनके अवशेष हैं। इसी तरह मेमरी ग्लैंड इन मेंस, मनुष्य में मेमरी ग्लैंड्स, यानी इसे ये सिद्ध होता है कि इसके पूर्वजों ने यानी बच्चों को दूध पिलाया होगा। इस तरह से अब उसके स्तन जो है एक अवशेषी के रूप में है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, कैनाइन टीथ, बर्मीफॉर्म एपेंडेक्स और टेल इन अ चाइल्ड, बच्चे में पाए जाने वाली पूंछ, पुच्छ कशेरुक, यानी इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य के जो पूर्वज हैं उनमें पूंछ रही होगी। आनुवंशिकी से प्रमाण, जेनेटिक्स से हमको क्या प्रमाण मिलते हैं, इसे समझने के लिए आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी के सारे लक्षण इसकी शरीर कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों के जीन्स के अनुसार होते हैं। अतः किसी एक जीव जाति के सदस्यों के बीच लक्षणों की जितनी विभिन्नता होती है, उतनी ही विभिन्नता सदस्यों के व्यक्तिगत जीन प्ररूपों और जीनोटाइप्स में होती है। एक ही जाति के सदस्यों के बीच जीन प्रारूपों में तो विभिन्नता होती है, लेकिन गुणसूत्र प्रारूप अर्थात कैरियोटाइप यानी गुणसूत्रों की संख्या, आकृतियां, रचना, ये सब समान होती है। अतः एक जाति के समस्त सदस्यों में ये जो संरचनाएं हैं ये समान होती हैं। इसी तरह मानव जाति में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं, और चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ओडम के अनुसार इकोसिस्टम वह आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवों और उनके वातावरण के बीच और उनके घटकों में प्रतिक्रिया होती रहती है। और देखेंगे कि पारितंत्र या इकोसिस्टम निश्चित वातावरण का प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें जीवीय एवं अजीवीय यानी अबायोटिक घटकों की प्रतिक्रिया के कारण उसकी संरचना और कार्यों का पारस्परिक आर्थिक संबंध निश्चित नियमों के अनुसार गतिज संतुलन में रहता है, और जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का चक्रीय प्रवाह सुनियोजित मार्गों से होता है। एक पारितंत्र तालाब की एक बूंद जैसा छोटा या सूक्ष्म परितंत्र और समुद्र जैसा बड़ा दीर्घ पारितंत्र हो सकता है। दूसरे बिंदु के रूप में हम पढ़ेंगे कि इसके जीवीय एवं अजीवी घटक, जीवी घटकों में जंतु एवं पादप एवं अजीवी घटकों में वातावरण, प्रकाश, पृथ्वी, यानी इस तरह की चीजें इसके अजीवीय घटक में शामिल होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो भोजन के लिए किस तरह से जो जीव हैं
वो वातावरण में एक दूसरे से संबंधित हैं, उसकी जो श्रृंखला बनती है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक जो उदाहरण के तौर पर आपके सामने कुछ इकोसिस्टम टेबल में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे जंगल के अंदर एक वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें उत्पादक के रूप में वो वृक्ष है, उपभोक्ता के रूप में प्रथम उपभोक्ता श्रेणी में खरगोश, द्वितीय उपभोक्ता श्रेणी में सांप, तृतीय उपभोक्ता श्रेणी में बाज पक्षी है। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में उपभोक्ता की श्रेणी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर एक झील के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखें। उत्पादक में शैवाल, उपभोक्ता प्रथम में प्रोटोजोआ, द्वितीय उपभोक्ता में छोटे कीड़े और तृतीय उपभोक्ता में बड़े कीड़े और चतुर्थ उपभोक्ता में छोटी मछली और फिर पंचम उपभोक्ता में बड़ी मछली। और इन सब के बाद अपघटक आते हैं जो किसी भी उत्पादक या उपभोक्ता के डेड बॉडी को यानी मृत शरीर को जो है डिकम्पोज करते हैं। तो इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में प्रस्तुत चित्रानुसार एक दूसरे से लिंक होकर के एक जाल सदृश संरचना बना लेते हैं तो हम उसको खाद्य जाल कहते हैं। प्रस्तुत चित्र में आप देखेंगे कि कई हमारी जो फूड चेन्स हैं वो आपस में जाकर के मिल गई हैं, तो इनको हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कहते हैं। इसके अलावा अगले शीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के पिरामिड। पिरामिड क्या होता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में हम ऊर्जा या उसके बायोमास जैव भार के प्रवाह को एक पिरामिड के रूप में चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कहते हैं। इसमें दो बातें मुख्य रूप से हमको याद रखनी है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इतना महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि उत्पादक जो ऊर्जा को संचित करते हैं उसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है उत्पादक स्तर पर। लेकिन जैसे ही प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हर उपभोक्ता स्तर पर 90% ऊर्जा का ह्रास होता है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले उपभोक्ता क्रम में जाती है। अतः ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। जैव भार का पिरामिड, अब चाहे तो हम शुष्क जैव भार लें या सामान्य जैव भार लें, तो जैव भार का जो पिरामिड है वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम प्रस्तुत चित्र में देख रहे हैं कि जीव संख्या का उल्टा पिरामिड दिखाया जा रहा है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का जो पिरामिड है वो उल्टा दिखाई दे रहा है कि जो प्रथम उत्पादक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, यानी जो अपघटक हैं उनकी संख्या यानी नंबर, हम यहाँ पर जीव संख्या की बात कर रहे हैं, सबसे अधिक संख्या में होते हैं और उच्च श्रेणी के उपभोक्ता उससे कम, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उससे कम और उत्पादक सबसे कम संख्या के आधार पर। तो जैव संख्या का उल्टा पिरामिड प्रदर्शित है। इसी तरह जैव भार के सीधे पिरामिड प्रस्तुत है। एक घास के मैदान का है जिसमें घास का बायोमास जैव भार सबसे ज़्यादा, प्रथम उपभोक्ता गाय बकरी का उससे कम और द्वितीय उपभोक्ता का उससे कम और तृतीय उपभोक्ता शेर आदि का उससे कम। इसी तरह एक वृक्ष का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका भी जैव भार का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। जैसे वृक्ष का जो जैव भार है वो सबसे ज़्यादा, उस पर आश्रित प्रथम उपभोक्ता चिड़ियों, खरगोश, इनका चिड़ियों का कम, उससे कम उत्पादकों का। इस तरह से हम देखेंगे एक वृक्ष का जो जैव भार का पिरामिड है वो सीधा बनता है। इस तरह से अब हम मूल्यांकन प्रश्नों पर आते हैं कि प्रस्तुत मूल्यांकन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। प्रस्तुत
शैक्षणिक वीडियो के बाद इन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात भी अगर कुछ समस्याएं रहती हैं तो उन्हें हम लाइव चैट के माध्यम से पूरा करेंगे। जैसे कुछ मूल्यांकन प्रश्न जैव विकास आधारित है कि पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी क्या है। हम बता चुके हैं कि पौधों और जंतुओं के बीच में युगलीना और जीवित और अजीवित के बीच में वायरस। इसी तरह समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग का मतलब क्या है? जो कार्य में समान होते हैं, जो कार्य में समान होते हैं वो समरूप हैं, और जो मूलभूत संरचना में समान होते हैं वो समजात हैं। इसी तरह आप निम्न प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित कुछ मूल्यांकन प्रश्नों को आप देख सकते हैं और उनको मार्क कर सकते हैं कि जिससे हम उनका जो है समाधान लाइव चैट के माध्यम से कर सकें। उदाहरण के तौर पर खाद्य जाल को समझाइए, उदाहरण सहित लिखिए, या खाद्य जाल का चित्र बनाइए। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में जनरली पूछे जाते हैं। एक जनरली टिप्पणी लिखिए, अपघटक, खाद्य पिरामिड, खाद्य कड़ी या खाद्य श्रृंखला। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आते हैं। आप इसको अध्ययन करेंगे और जो समस्याएं होंगी उन्हें अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।